ठीक है, शुरू में एक हॉट टेक। आज की सबसे बड़ी स्टोरी शायद ये हो सकती है कि डिप्लोमेसी ने मार्केट्स को फिर से सांस लेने दी है, और मैं ये बात हल्के में नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये तो पूरा अर्जुन वाला ओपनिंग है। मैं प्रिया हूँ, न्यूज़ प्रेसो में आपका वेलकम। आज ट्यूसडे है 26 मई 2026, और हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि सब लोग अचानक थोड़ा कम घबराए क्यों लग रहे हैं। तो न्यू दिल्ली में रूबियो और जयशंकर बेसिकली कैमरास के सामने खड़े थे, जबकि यूएस इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्राइसिस को ईज करने की कोशिश कर रहा था। मैसेज ये था, प्रोग्रेस रियल है लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। रुको, तो इसका मतलब उन लोगों के लिए क्या है जो ये सब एक्चुअली देख रहे हैं? क्योंकि सुनने में तो बहुत केयरफुल वर्डिंग लग रही है। एग्जैक्टली। रूबियो कह रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क हो सकता है जो हार्मोन्स को बिना टोल्स के फिर से खोल दे, और ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को टाइम के साथ हैंडल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने लाइन बहुत साफ रखी, ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। तो ऑप्टिमिस्टिक वर्जन ये है कि वाटरवे खुल जाए और प्रेशर कम हो जाए, लेकिन नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक वर्जन ये है कि सब कुछ अभी भी टूट सकता है। हाँ, और बात यह है कि ये छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि डील के कुछ हिस्से लार्जली नेगोशिएट हो चुके हैं और रीजनल लीडर्स प्लान को सपोर्ट करने के लिए कॉल पर हैं, लेकिन डिटेल्स अभी फाइनल नहीं हुई हैं। मैंने इस एंगल से सोचा नहीं था, लेकिन ये प्रोग्रेस कितनी फ्रैजाइल है, और रूबियो का दिल्ली विजिट इसे और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि डिप्लोमेसी उसी समय हो रही है जब वार्निंग भी दी जा रही है कि मिलिट्री ऑप्शंस अभी भी टेबल पर हैं। राइट, और इसीलिए यह सिर्फ बायलैटरल इशू नहीं है। यूरोपियन वॉइसेस इंक्लूडिंग उर्सुला वॉन डर लेयन भी डी एस्केलेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ये इंश्योर करने के लिए पुश कर रही हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन ना मिले। और यहाँ वाइडर कास्ट भी बहुत बड़ा है। पाकिस्तान, कतर, सऊदी पार्टनर्स सब मिलकर कोई इंटरिम और वर्केबल चीज शेप करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी क्लियर नहीं है कि टेक्निकल और पॉलिटिकल टेस्ट सच में पास हो पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर हो गए तो इससे एनर्जी रूट्स, रीजनल सिक्योरिटी, बेसिकली पूरे मूड पर असर पड़ेगा। और ऑनेस्टली यही टेंशन, पहले डिप्लोमेसी लेकिन बैकग्राउंड में फोर्स अभी भी लर्किंग, इस होल थिंग को इतना डेलिकेट बनाती है। ठीक है, और फिर मार्केट्स तो मार्केट्स हैं, वो तुरंत होप की उस छोटी सी स्लिवर पर रिएक्ट कर देते हैं। वो सच में करते हैं। ऑयल नीचे गया जब ट्रंप ने इशारा किया कि ईरान के साथ टॉक्स आगे बढ़ रही हैं, और ट्रेडर्स ने हॉर्मूज के पॉसिबल रीओपनिंग की प्राइसिंग इन शुरू कर दी। तो यही वजह थी कि ब्रेंट $100 से नीचे फिसला और WTI करीब $91 के आसपास चला गया। एग्जैक्टली। ईरान वॉर प्रीमियम थोड़ा बाहर आया और अचानक सिस्टम में रिलीफ आ गया, लेकिन रोड अभी भी बम्पी है, क्योंकि ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि फाइनल एग्रीमेंट गारंटीड नहीं है। तो सब रिलैक्स्ड हैं, लेकिन बस थोड़ा सा। लगभग ऐसा ही। एनालिस्ट फुल डील के बजाय फ्रेमवर्क या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, और टाइमलाइंस भी अभी साफ नहीं है, जो ऑनेस्टली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए बहुत ऑन ब्रांड है। ये कहने का एक तरीका है। और भले ही ब्रेक थ्रू हो भी जाए, फिजिकल ऑयल फ्लोज को नॉर्मल होने में अभी भी महीनों लग सकते हैं, क्योंकि हफ्तों की टेंशन के बाद डिसरप्शंस और रिपेयर्स हुए हैं। वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलर लोगों के लिए ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, आखिर में गैस प्राइसेस और ट्रैवल कॉस्ट्स भी हैं। राइट। मार्केट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पिवटल चोक पॉइंट की तरह देख रहा है। अगर ये रीओपन होता है तो प्राइस प्रेशर कम हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट सीक्वेंसिंग अभी भी अनसेटल्ड है। तो मूड बेहतर है, लेकिन कोई विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर रहा। नहीं, ट्रेडर स्टेबल फ्लोज की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन टॉक्स जारी रहने के साथ वॉलेटिलिटी के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, थोड़ा गियर बदलते हैं, जियोपॉलिटिक्स से दिल्ली की अपनी अलग तरह की पावर स्ट्रगल की तरफ। ये तो एक मिनी दिल्ली स्टोरी जैसी लगती है। हेरिटेज, स्टेटस, लैंड और पॉलिटिक्स सब एक साथ टकरा रहे हैं। और इसमें बहुत कुछ कॉन्क्रीट है। दिल्ली जिमखाना क्लब, जो 113 साल पुराना है, 5 जून तक अपनी 27.3 एकड़ सफदरजंग रोड लैंड वापस लेने के गवर्नमेंट मूव का सामना कर रहा है। अर्जेंट पब्लिक सिक्योरिटी नीड्स के लिए, राइट? हाँ, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने इविक्शन नोटिस जारी किया, क्लॉज 4 ऑफ द लीज का हवाला देते हुए, और प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस के आसपास डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत बताते हुए। ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ आता है कि ये इतनी जल्दी एक क्लब से बड़ा क्यों हो जाता है। सिर्फ मेंबर्स अपसेट नहीं है, एम्प्लॉयज हैं, लाइवलीहुड्स हैं, और उसके आसपास का पूरा इकोसिस्टम है। एग्जैक्टली। क्लब लीडर्स कोर्ट गए हैं, और उनका कहना है कि इस मूव से हजारों मेंबर्स, एम्प्लॉयज और रिलेटेड लाइवलीहुड्स प्रभावित होंगे। और फिर ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स भी बीच में आ जाती है। दिल्ली में और क्या होगा? कांग्रेस और बीजेपी मोटिव्स को लेकर एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, और क्रिटिक्स का कहना है कि ये कैपिटल में कॉलोनियल एरा सिंबल्स को मिटाने का भी हिस्सा है। तो क्या ये सच में सिक्योरिटी का मामला है या सिंबलिज्म का भी? गवर्नमेंट कहती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और नेशनल सिक्योरिटी के अनुरूप है। क्लब के सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे क्लब की हिस्टोरिकल रोल इग्नोर हो रही है, और ये भी कि रीसेंट ईयर्स में ये गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स के तहत चलता रहा है। सोचते हुए इससे मामला और मैसी लगता है, क्योंकि क्लब कोई अबैंडन्ड रेलिक नहीं है, ये अभी भी
एक्टिव सोशल और स्पोर्टिंग स्पेस है। एग्जैक्टली और दिल्ली हाई कोर्ट में लीगल पिटिशंस की उम्मीद है, जिसमें इंटरिम रिलीफ और पोजेशन पर स्टेटस को की मांगे शामिल हैं। तो अभी सवाल ये है कि डिस्पोजेशन होने से पहले कोई पॉज मिलता है या नहीं, और उससे आगे क्या रिलोकेशन प्लान या कोई लैंड ऑल्टरनेटिव है भी या नहीं, वो हिस्सा भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। अगला वाला काफ़ी हद तक पॉलिसी है, लेकिन रियल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। वेस्ट बंगाल हर डिस्ट्रिक्ट में होल्डिंग सेंटर्स बनाने का आदेश दे रहा है, उन लोगों के लिए जिन पर भारत में इल्लीगली रहने का शक है। उसमें बांग्लादेशीज और रोहिंग्यास शामिल हैं, प्लस वो रिलीज्ड फॉरेन प्रिजनर्स जो डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के 2 मई 2025 के डायरेक्टिव के बाद है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने तक 30 दिन तक डिटेंशन की अनुमति है। तो राज्य को कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन के दौरान लोगों को टेम्पररी होल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। एग्जैक्टली। होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस चीफ्स और FRROs को सिस्टम्स इन प्लेस करने और आइडेंटिफाइड केसेस को डिपोर्टेशन के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भेजने से पहले बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने का निर्देश दिया है। कागज पर तो ये बहुत प्रोसीजरल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कंसर्न्स इस बात को लेकर आएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आते हैं। ऑफिशियल्स इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप की तरह पेश कर रहे हैं ताकि स्टेट तैयार रहे और सेंट्रल गाइडलाइंस के साथ अलाइन रहे, लेकिन क्रिटिक्स सिविल राइट्स, ड्यू प्रोसेस, डेटा प्राइवेसी और लीगल सेफगार्ड्स को लेकर चिंता कर सकते हैं। और सुवेंदु अधिकारी इसे उस टफर एंटी इन्फिल्ट्रेशन पुश की तरह फ्रेम कर रहे हैं, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत आने वाले लोग सेफ हैं, जबकि CAA से प्रोटेक्टेड न होने वाले बाकी लोगों को अरेस्ट करके डिपोर्ट किया जाएगा। हाँ, ये एक बहुत लोडेड फ्रेज है, खासकर ऐसी सीरियस चीज पर। है। स्टेट बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स पर भी काम कर रही है, जिसमें इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को लैंड ट्रांसफर्स शामिल हैं। तो यहाँ बिग टेंशन सिंपल में कही जा सकती है, लेकिन सॉल्व करना मुश्किल है। एक तरफ सिक्योरिटी, दूसरी तरफ राइट्स और सेफगार्ड्स। और आगे क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट्स 30 डे विंडो को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और स्टेट और सेंटर बैलेंस कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, अब बिजनेस की तरफ, और अनसरप्राइजिंगली ऑयल और डिप्लोमेसी यहाँ भी आने वाले हैं। बिल्कुल आते हैं। क्रूड गिरने और रिस्क एपेटाइट वापस आने से इंडियन स्टॉक्स उछल गए। कितना बड़ा मूव था? सेंसेक्स करीब 1073 पॉइंट्स उछला और निफ्टी कई दिनों बाद पहली बार 24,000 के ऊपर चला गया। हैरान होकर, वो तो काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। वो ब्रॉड बेस्ड भी था। बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट, यहाँ तक कि मिड कैप्स में भी ट्रैक्शन मिला। बड़ा ड्राइवर था US ईरान पीस डील की प्रोग्रेस और हॉर्मूज के पॉसिबल रीओपनिंग को लेकर चाटा। तो लोअर ऑयल बेसिकली मार्केट का ऑप्टिमिज्म वाला परमिशन स्लिप बन गया। ये बढ़िया वे है। हाँ, ऑयल बेंचमार्क्स $100 से नीचे फिसल गए, जिससे इन्फ्लेशन होप्स और कॉर्पोरेट मार्जिन्स को मदद मिली। इन्वेस्टर्स ने HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े नामों में पैसा लगाया। और रूपी भी मूव हुआ, राइट? हाँ, ग्लोबल शिफ्ट के बीच ये 95.20 प्रति डॉलर के करीब फर्म हुआ। मुझे लगता है दिलचस्प बात यह है कि जियोपॉलिटिकल फियर थोड़ा भी कम होते ही मार्केट्स कितनी तेजी से मूव करते हैं। राइट, लेकिन मेरे लिए जो वाइल्ड है वो ये कि पूरा थिंग कितना कंडीशनल है। एनालिस्ट्स अभी भी जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट्स और ऑयल वॉलेटिलिटी से रिस्क फ्लैग कर रहे हैं, और ट्रेडर्स मंथली एक्सपायरी और पॉलिसी सिग्नल्स देख रहे हैं। तो ये कोई क्लीन रैली नहीं है, ज्यादा ऐसा है जैसे मार्केट कह रहा हो गुड न्यूज ले लेंगे शुक्रिया, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। बिल्कुल वही वाइब है। और अगर ऑयल गिरता ही रहे तो अर्निंग्स को सपोर्ट मिल सकता है और मूड बॉइंट रह सकता है, कम से कम अभी के लिए। हाँ, लेकिन उस ऑप्टिमिज्म की ड्यूरेबिलिटी अभी भी इस पर डिपेंड करती है कि नेगोशिएशंस में क्या होता है और फ्लो सच में नॉर्मलाइज होते हैं या नहीं। ठीक है, मार्केट से कुछ ज्यादा विजुअल चीज पर चलते हैं। एक कार इंटीरियर रिवील जो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। टाटा ने 2026 टियागो फेसलिफ्ट का इंटीरियर रिवील किया है, और ऑनेस्टली लगता है उन्होंने कैबिन को काफी मॉडर्न फील देने की कोशिश की है। अपडेटेड टियागो और उसका EV ट्विन लेयर डैशबोर्ड, 2 नए फ्लोटिंग डिस्प्लेज और ग्लॉस ब्लैक सेंटर कंसोल पाते हैं। और डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड्स, जो वो चीज है जिसे लोग तुरंत नोटिस करते हैं। हाँ, भले ही इससे ओपन ट्रे स्पेस थोड़ा कम हो जाए। एक नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, रिवाइज्ड अपहोल्स्ट्री और फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी है। मुझे अच्छा लगा कि ये सिर्फ स्क्रीन्स के लिए स्क्रीन्स नहीं है, यहाँ पूरे कैबिन का रीथिंक किया गया है। एग्जैक्टली, क्लाइमेट कंट्रोल्स अब ज्यादा स्लीक इंटीग्रेटेड पैनल में मूव हो गए हैं, और टियागो EV में EV स्पेसिफिक टचेस हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील पर टाटा EV ब्रांडिंग, रीपोजिशन्ड पुश बटन स्टार्ट और रियर AC वेंट्स। ठीक है, ये तो काफी ग्रोन अप लग रहा है। टीजर इमेजेस में 360D की कैमरा भी
भी दिख रहा है, लाइकली हायर वेरिएंट्स के लिए। और ऑडियो सेटअप में 6 स्पीकर्स लगते हैं, बेस्ड ऑन डोर स्पीकर्स और ए-पिलर ट्वीटर्स। और बाहर शार्पर एलईडी हेडलैम्प्स, रीडिजाइन बम्पर्स और नए व्हील डिजाइन्स मिलते हैं। राइट, मैकेनिकली एक्सपेक्टेड ऑप्शंस वही रहते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल 86 एचपी के साथ, सीएनजी 75.5 एचपी के साथ, मैनुअल या एएमटी। ईवी में 19.2 किलोवाट आवर और 24 किलोवाट आवर पैक्स रहेंगे, रेंज करीब 223 किलोमीटर्स और 293 किलोमीटर्स के साथ। तो ये असल में फेमिलियर सिटी कार को होल पर्सनालिटी बदलने के बजाय ज्यादा प्रीमियम फील देने की कोशिश है। एग्जैक्टली, ये ऐसा कैबिन अपग्रेड है जो अफोर्डेबल हैचबैक से एक्सपेक्टेशंस को रीसेट कर सकता है। ठीक है, स्पॉट्स टाइम। और मुझे पता है आप इसका इंतजार कर रहे थे अर्जुन। फाइनली हाँ, प्लेऑफ पिक्चर सेट है। आरसीबी, जीटी, एसआरएच और आरआर। और बात आखिरी दिन तक गई थी, राइट? गई थी। आरआर ने एमआई को 30 रन से शॉक करके आखिरी स्लॉट पकड़ लिया। फैंस ऐसी फिनिश याद रखते हैं। आरसीबी और जीटी पॉइंट्स पर बराबर रहे, लेकिन नेट रन रेट में आरसीबी आगे निकल गया और नंबर 1 सीड ले गया। इससे अगर क्वालिफायर 1 में फंसे तो उन्हें दूसरी लाइफ मिलती है। तो टॉप स्पॉट यहाँ वाकई मैटर करता है। बहुत ज्यादा। एसआरएच ने बड़े हिटिंग वाले सीजन के बाद तीसरा स्थान हासिल किया। क्लासन और किशन ने एक्सप्लोजिव स्टफ लीड किया और आरआर ने एमआई को हराकर चौथा बर्थ लिया। पीबीकेएस और डीसी बाहर रह गए। और स्ट्रक्चर क्लासिक प्लेऑफ सेटअप वाला है। क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2, फाइनल। एग्जैक्टली। आरसीबी और जीटी 26 मई को धर्मशाला में क्वालिफायर 1 खेलेंगे। एसआरएच और आरआर 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर खेलेंगे। फिर क्वालिफायर 2 29 मई को और फाइनल 31 मई को अहमदाबाद में है। सीजन का एंड काफी पैक्ड है। क्या आपको लगता है आरसीबी के नंबर 1 सीट से प्रेशर बदलता है? उन्हें कशन मिलता है, लेकिन स्टेक्स भी बढ़ जाती हैं क्योंकि उनके पास सबसे साफ पाथ है। जीटी मीनवाइल रीसेंट फॉर्म को कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एसआरएच या आरआर को बिल्कुल सही समय पर फायर करना होगा। मुझे अच्छा लगता है कि क्रिकेट आखिर में हमेशा कैलेंडर ड्रामा बन जाती है। स्पोर्ट बेसिकली वही है। और हमारे पास लीग से एक और मैच बचा है, क्योंकि दिल्ली और कोलकाता का भी अपना फिनिश था। ईडन गार्डन्स में केएल राहुल ने 30 बॉल्स पर 60 रन्स के साथ टोन सेट किया। सीजन का उनका 5वां 50। और दिल्ली कैपिटल्स 5 विकेट पर 203 तक पहुंची, जहां राहुल, अक्षर पटेल और मिलर तीनों ने योगदान दिया, जबकि अभिषेक पोरेल ने शुरुआती बाउंड्रीज दी। केकेआर थोड़ी देर तक मैच में थी फिन एलन और अजिंक्य रहाणे उन्हें 3 विकेट पर 128 तक ले गए। फिर कोलैप्स आ गया। रहाणे का 63 रन वाला इनिंग्स 14वें ओवर में खत्म हुआ और कुलदीप यादव और निगीड़ी ने शिकंजा कस दिया। कुलदीप असली डिफरेंस थे, नहीं थे। निर्णायक बर्स्ट में उन्होंने 3 बार स्ट्राइक की, जिसमें राहुल और रिंकू सिंह लगातार बॉल्स पर शामिल थे। डीसी ने मिडिल फेज में 5 ओवर में 7 विकेट्स भी लिए। वो तो ब्रूटल है। इससे केकेआर 18.4 ओवर्स में 163 पर ऑल आउट हो गई और डीसी 40 रन से जीत गई। इस रिजल्ट से डीसी 6th प्लेस पर रही, जबकि केकेआर 7th पर खत्म हुई। तो भले ही प्लेऑफ पिक्चर नहीं बदली, लेकिन फिर भी डीसी के सीजन एंडिंग के बारे में कुछ कहता है। बिल्कुल, एंड हार्ड फॉट था और खासकर बॉलिंग ने दिखाया कि उनके पास आगे बिल्ड करने के लिए कुछ है। कुलदीप 3/29 पर खत्म हुए और नीलीरी 3/27 पर। और फिर क्रिकेट का दूसरा साइड है, वो हिस्सा जहां ऑनलाइन एक पल पूरा स्टॉर्म बन जाता है। ये एक हैंडशेक से शुरू हुआ जो हुआ ही नहीं। आईपीएल 2026 मैच के दौरान विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच टेंस क्लैश हुआ और कोहली ने हेड से हाथ मिलाने के बजाय उन्हें पीछे छोड़ दिया। कुछ ही घंटों में क्लिप्स हर जगह फैल गईं और पूरा मामला स्पोर्ट्समैनशिप और इमोशन पर बड़ा ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन बन गया। लेकिन फिर ये बहुत पर्सनल बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, जेसिका हेड ने इंसिडेंट के बाद खुद अपने फ्रेंड्स और यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स को डायरेक्टेड अब्यूजिव कमेंट्स पर बात की। यही हिस्सा हमेशा सबसे भारी लगता है ना? स्पॉटलाइट प्लेयर्स पर होता है, लेकिन फॉलआउट उनके आसपास के लोगों पर पड़ता है। एग्जैक्टली। उन्होंने पास्ट वर्ल्ड कप अब्यूज से तुलना की और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और काइंडनेस के लिए कहा। और रिपोर्टिंग ये साफ करती है कि ये सिर्फ एक कंट्री या एक इंसिडेंट की बात नहीं है। राइट। कई पीसेस प्लेयर्स की फैमिलीज के खिलाफ ऑनलाइन हरासमेंट की ग्लोबल पैटर्न्स की ओर इशारा करते हैं और बेसिक मैसेज है, स्पोर्ट्स को पर्सनल लाइफ से अलग रखो। सुनील गावस्कर ने भी कहा कि इमोशंस बहुत हाई होते हैं और पोस्ट मैच कमराडरी बनी रहनी चाहिए, भले ह्यूमन एरर हो जाए। जो फेयर है। प्रॉब्लम सोशल मीडिया की स्पीड है, वो सब कुछ बाहर फेंक देता है और आउटरीच को फ्यूल करता है, इससे पहले कि कोई सांस भी ले सके। मैंने इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन वो स्पीड मैच के पूरे इमोशनल टोन को बदलती है। और ये स्टोरी आखिर में स्नब से कम और ऑनलाइन अब्यूज के ब्लास्ट रेडियस में फंसे लोगों के बारे में ज्यादा बन जाती है। मुझे लगता है इसे वहीं छोड़ना सही है, क्योंकि आखिरकार ये कंडक्ट के बारे में है, फील्ड पर और ऑनलाइन दोनों जगह। और ये याद रखने के बारे में भी कि स्क्रीन की दूसरी तरफ रियल लोग हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। न्यूज़ प्रेसो पर हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए थैंक्स और जुड़े रहिए, हम जल्दी वापस आएंगे।